हेलो एवरीवन। वेलकम बैक अगेन टू द सीरीज। हम लोग इस सीरीज में जुलाई 2024 से जून 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, बट इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब पहले जून 2025 के करंट अफेयर को किया, फिर मई, फिर अप्रैल, और उस सीरीज में हम लोगों ने अप टू नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, और ये अपकमिंग आर ओ एग्जाम, फिर 71st बीपीएससी, एंड देन यूपीपीएससी प्री 2025, ये तीनों ही एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर सीरीज उपयोगी होने वाली है। तो अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर को शुरू करते हैं इस वीडियो में। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिगार्डिंग बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया। इसका पूरा नाम है शेंद्र बिटकिन इंडस्ट्रियल पार्क, जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे लोकेटेड है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। कहाँ पर है ये? बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे। So this is important to remember, and PM has dedicated it to the nation. फिर क्रूज इंडिया मिशन। फिर क्रूज इंडिया मिशन। अच्छा, क्रूज नाम से क्रूज मिसाइल नहीं, क्रूज जो है वो जो वाटर वाटर बेस्ड जो टूरिज्म होता है उसको, वो वाला क्रूज है ये। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर क्रूज टूरिज्म एंड टॉप क्रूज डेस्टिनेशन। ठीक है। ये किसने लॉन्च किया है? ये यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल ने लॉन्च किया है। कहाँ पे? मुंबई में लॉन्च किया है। सो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्रूज इंडिया मिशन कहाँ लॉन्च हुआ है? मुंबई में। किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल ने लॉन्च किया है। और इसका जो टाइम पीरियड है, 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2029 तक। तो अगले लगभग 4.5 साल के लिए है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर पीएम ई ड्राइव स्कीम। पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर एच डी कुमारस्वामी, इन्होंने लॉन्च किया है। और ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड है। कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रही है। इसी सिलसिले में इन्होंने फेम 1 एंड फेम 2 भी लॉन्च किया था। So this is also regarding the implementation of the electric vehicle policy in the country. So PM E-Drive scheme किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड है। किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर एच डी कुमारस्वामी ने लॉन्च किया है। फिर सारथी 1.0 इनिशिएटिव, ये किसने लॉन्च किया है? नालसा ने। किसके लिए? SC ST OBC ट्रांसजेंडर और नोमैडिक ट्राइब्स को एम्पावर करने के लिए। किस फील्ड में? टू फ्री लीगल एड की फील्ड में। नालसा है क्या? नालसा एक 1987 में एक स्टेट्यूट लॉ लॉ पास किया गया था, नालसा एक्ट। एक ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये जो बैकवर्ड बैकवर्ड या फिर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है। और ये नालसा जो है वो किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है? आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो DPSP का पार्ट 4 में आता है। और ये आर्टिकल 39A ये किस अमेंडमेंट के तहत इंसर्ट किया गया था? ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। नालसा, आर्टिकल 39A, और 1987 में इसको पास किया गया था नालसा एक्ट को। और आर्टिकल 39 ने 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको इंसर्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्लासिकल स्टेटस, कुछ लैंग्वेजेस को इंडिया में क्लासिकल स्टेटस का दर्जा दिया गया है, क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। जैसे मराठी, बंगाली, असमीज, पाली एंड प्राकृत। इससे पहले कौन से और कौन से क्लासिकल लैंग्वेजेस थे? इससे पहले तमिल था, देन तेलुगु, देन कन्नड़ा, देन मलयालम, संस्कृत, ये और उड़िया। ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थे। अब मराठी, बंगाली, असमीज, पाली और प्राकृत, इनको भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गए इंडिया में। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर चैगोज आइलैंड जो है वो मॉरिशियस का आइलैंड है, जिस पर ब्रिटिश ने कैप्चर किया हुआ था। और इसी चैगोज आइलैंड का पार्ट है डियागो गार्शिया, जिस पर यूएस का एक मिलिट्री बेस भी है।
ये इंपॉर्टेंट है, यूएस का मिलिट्री बेस है किस पे, डियागो गार्शिया पे। और ये किसका पार्ट है, चगोज आइलैंड का, और चगोज आइलैंड किसका है, मॉरिशियस का है। ब्रिटेन ने जो चगोज आइलैंड की सॉवरेनिटी है वापस से मॉरिशियस को हैंड ओवर करने का डिसीजन लिया है। फिर दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर ये 2016 के रियो ओलंपिक्स में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, एंड शी स्टूड फोर्थ इन जिमनास्ट। और ये पहली भारतीय जिमनास्ट थी जो फोर्थ रैंक तक पहुंची थी। जस्ट कुछ मार्जिन से ये एक मेडल से चूक गई थी, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। दीपा कर्माकर इज इंपॉर्टेंट नेम टू नो। फिर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट नेशनल एडिबल ऑयल मिशन। तो नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ये किसके लिए है, ऑयल ऑयल सीड्स के लिए है। इंडिया में जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करने के लिए है, ताकि इंडिया जो है इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन से एक सेल्फ सफिशिएंट नेशन बन पाए। इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट है। फिर मालाबार मालाबार एक्सरसाइज, वन सेकेंड। यस, मालाबार एक्सरसाइज ये जो है ये क्वाड का एक एक्सरसाइज है। क्वाड कंट्रीज जैसे हम जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएसए, इनका एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये 1993 से ही ये चल रहा है एक्सरसाइज। और इसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया है, जो मालाबार एक्सरसाइज। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। मालाबार 2024 ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है। किन देशों में बीच ऑर्गेनाइज होता है, ये क्वाड कंट्रीज में ऑर्गेनाइज होता है। फिर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 11 अक्टूबर को है। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। फिर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार में अभी तक सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसके बाद कैमूर टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है वो बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति मिल गई है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। ये सिर्फ ना सिर्फ यूपीपीएससी के लिए बल्कि बीपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट विल बी द बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व। फिर 44th एंड 45th आसियान समिट। अच्छा, आसियान के दोनों समिट 44th और 45th एक ही साथ ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ये वियंटाने लाओस में ऑर्गेनाइज किया गया। वियंटाने जो है वो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वियतनाम की कैपिटल नहीं है। वियतनाम की कैपिटल हनोई है। ठीक है, हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। ठीक है, वियंटाने ये लाओस की कैपिटल है। लाओस में ऑर्गेनाइज किया गया है ये। लाओस में ऑर्गेनाइज किया गया है 44th एंड 45th आसियान समिट। और आसियान है क्या, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कौन कौन से देश हैं, इसमें टोटल 10 देश हैं। कौन कौन है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड फिलीपींस। ये 10 देश हैं। साउथ ईस्ट एशिया के 10 देश हैं। और इसका थीम क्या था कॉन्फ्रेंस का, आसियान एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। फिर 38th नेशनल गेम ये ऑर्गेनाइज किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ, जनवरी फेब 2025 में ऑर्गेनाइज हो चुका है ये। बट ये क्योंकि ये पीडीएफ जो है अक्टूबर मंथ की हम पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा है विल। बट ये ऑर्गेनाइज हो चुका है ऑलरेडी जनवरी फरवरी 2025 में। 38 नेशनल गेम कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। और 37th कहाँ हुआ था, वो गोवा में हुआ था। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हमसफर पॉलिसी जो है ये किसने लॉन्च किया है, ये यूनियन मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यूनियन जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने लॉन्च किया है। किसके लिए, जो नेशनल हाईवेज के अलोंग जो डिफरेंट फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोवाइड करने के लिए ये लॉन्च किया गया है हमसफर पॉलिसी। फिर नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे। ठीक है, ये 13 अक्टूबर को मनाया गया नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे। इसका थीम क्या था, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। स्टेट पीएससी के पर्सपेक्टिव में इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है कि कब मनाया गया है, उसका थीम क्या है। दैट्स ऑल। फिर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट कास्ट सर्वे। कास्ट सर्वे, तेलंगाना जो है वो थर्ड स्टेट बन गया है कास्ट सर्वे को कंडक्ट करने वाला। पहला कौन सा था, बिहार था। सेकंड कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। और अभी यूनियन गवर्नमेंट ने भी जो सेंसस है, सेंसस विच विल बी कंडक्टेड इन 2027 दिस टाइम, 2027 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें जो है वो कास्ट सेंसस करवाने की अनुमति दे दी है। कैबिनेट ने कास्ट सेंसस अप्रूव कर दिया है नेशनल लेवल पर। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। तेलंगाना थर्ड बना है, कौन सा, बिहार फर्स्ट था एंड आंध्र प्रदेश वाज द सेकंड। फिर समर्थक वेसल ये क्या है, ये मल्टीपर्पज शिप है। किसने बनाया है, लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, ये इसको लॉन्च कहाँ किया क्या, कट्टुपाली इन तमिलनाडु, यहाँ पे लॉन्च किया गया समर्थक वेसल। किस लिए है, ये इंडियन नेवी का एक मल्टीपर्पज शिप है। इसको बिल्ड किया है एल शिपयार्ड ने। फिर फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड इसमें बेस्ट स्टेट कौन सा है ये देखना है, उड़ीसा। सेकंड है उत्तर प्रदेश। थर्ड इज गुजरात एंड पुडुचेरी, जिनको जॉइंट अवार्ड दिया गया है। किस सिलसिले में, रिगार्डिंग डूइंग एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड
promotion of good practices, just like rainwater harvesting and all these things. So उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात एंड पौंडीचेरी, ये टॉप 3 स्टेट्स हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम ये 3 अक्टूबर को लॉन्च किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, 21 to 24 ईयर्स, अगर आप 21 से 24 साल के बीच में हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और ये एक 12 महीने की इंटर्नशिप है, जिसमें आपको हर हर महीने 5,000 रुपए की का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और ये किसके लिए है? इट एम्स टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1 करोड़ यंग इंडिविजुअल ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर एससीओ का जो 23rd मीटिंग हुआ है वो कहाँ हुआ है? इस्लामाबाद में हुआ है। ये इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नाम इसका शंघाई है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। और शंघाई में किसका हेडक्वार्टर है? वो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का बैंक है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में है। ठीक है। सो ये इमेजेस भी आई थी जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्लिपर मिशन, ये नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि यूरोप का नहीं है, ये नासा का मिशन है। किसके लिए यूरोपा? अच्छा, यूरोपा जो है वो नाम किसका है? वो जुपिटर का एक मून है, उसका नाम है यूरोपा। सो उस पर जो है वो लाइफ की खोज करने के लिए जो है यूरोपा क्लिपर मिशन भेजा जा रहा है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और किसका है? ये नासा का मिशन है। नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं है, नासा का मिशन है यूरोपा क्लिपर मिशन। फिर वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया गया। इस बार का थीम क्या था? राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। वर्ल्ड फूड डे से हम एक चीज याद रख सकते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 2013 में। किसके लिए? टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर 31 एम क्यू 9 बी प्रीडेटर ड्रोन। ये MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स ये इंडिया ने परचेज किए हैं। किससे किए हैं? यूएसए का। तो ये ड्रोन कौन सा देश मैन्युफैक्चर करता है? ये MQ-9B ये यूएस मैन्युफैक्चर करता है। ये किस काम आता है? सर्विलांस सर्विलांस करने के काम आता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर आयुर्वेदा डे। अच्छा, ये सारा इंपॉर्टेंट न्यूज जो है MQ-9B ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले का है। सो इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इसको प्रीडेटर ड्रोन को परचेज किया था यूएसए से किस लिए? सर्विलांस को बढ़ावा देने के लिए। फिर आयुर्वेद डे 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 29 अक्टूबर को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है। किसके लिए? इसी दिन मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के इतने बड़े विजार्ड कहे जाते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ भी है ध्यानचंद। तो उसी सिलसिले में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। और उसी सेम डे आयुर्वेदा डे भी मनाया जाता है। और आयुर्वेदा डे की थीम क्या थी? आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज। अरोहा 2024 कॉन्फ्रेंस नाम से याद रखना है कि ये कॉन्फ्रेंस क्या है? एडवांसेस इन रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा। तो अरोहा इज फॉर आयुर्वेदा। और उस समय जो हमारे चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। इनके बाद जो है दो दो नए चीफ जस्टिस और आ चुके हैं। संजीव खन्ना भी रिटायर हो चुके हैं। संजीव खन्ना के बाद BR गवई। सो अभी जो हमारे रिसेंट चीफ जस्टिस हैं वो हैं BR गवई, जो कि सेकंड जो कि सेकंड दलित चीफ जस्टिस हैं भारत के। ठीक है, BR गवई। फिर मूनलाइट प्रोग्राम ये यूरोप का मिशन है। मूनलाइट प्रोग्राम किसके लिए है? कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल जैसे जीपीएस पूरे धरती पर काम करता है। और इंटरनेट सर्विसेज जो है वो सैटेलाइट से दी जा रही हैं। तो यूरोप का एक मिशन है कि मून पर इस तरह की सर्विसेज, मतलब सैटेलाइट का ऐसा कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया जाए कि वहां पे टेलीकम्युनिकेशन और नेविगेशन सर्विसेज को बढ़ावा दिया जाए मून पर, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि मून पर बस्तियां बसाने के लिए ये नेविगेशन और टेलीकम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल होने वाले हैं। फिर अच्छा, मून मून का मिशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि मून पे हीलियम 3, जो कि एक फ्यूचर फ्यूल सोर्स हो सकता है, वो भी हीलियम 3 मून की सरफेस से पाया जाता है। फिर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम निकालता कौन है? ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट निकालता है। ये नापता क्या है कि कौन सा जो किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी फ्री है, मतलब वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना फ्री है। देन अदर जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं वो कितना इजीली फॉलो किए जाते हैं। सो इंडिया की इसमें रैंक कितनी है? 84 रैंक है।
सो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024। फिर 16th ब्रिक्स समिट, ये कजान में हुआ था, लेकिन अभी 17th ब्रिक्स समिट ब्राजील में ये भी हो चुका है। सो दोनों याद रखने हैं, कजान और 17th जो है वो ब्राजील में। फिर 21st लाइव स्टॉक सेंसस, ये 2024 से 2025 के बीच में कंडक्ट किया गया। ठीक है। और फर्स्ट टाइम ये 1919 और 1920 में कंडक्ट किया गया था। ये हर 5 साल में कंडक्ट किया जाता है। और कंडक्ट कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट करती है। हर 5 साल में कंडक्ट किया जाता है। और ये 21st सेंसस था, 21st लाइव स्टॉक सेंसस। फिर ग्लोबल इकोसिस्टम इकोसिस्टम एटलस, ये किसने लॉन्च किया? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है, UNCBD। ये वन ऑफ द 3 कन्वेंशन है जो रियो अर्थ समिट 1992 में निकल के आया था। अदर अदर कन्वेंशन क्या है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, इसी के अंडर में अभी कॉप 30 ऑर्गेनाइज किया गया है। और फिर उसके अलावा जो है अच्छा, इसी में पेरिस डील भी इसी इसी के तहत हुआ था 2015 में, UNFCCC के अंडर में। और इसके अलावा एक और कन्वेंशन होता है, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, उसमें से एक कन्वेंशन ने जो है ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस को लॉन्च किया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर सोहराई पेंटिंग। सोहराई पेंटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स समिट जो रशिया में हुआ था, वहां पर जो है रशियन प्रेसिडेंट को PM मोदी ने ये सोहराई पेंटिंग्स जो है वो भेंट करी थी। और ये किस स्टेट की है? ये झारखंड की लोकल पेंटिंग्स हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है सोहराई पेंटिंग झारखंड का, ये भी पूछ सकता है। और किसको भेंट किया गया? रशियन प्रेसिडेंट को भेंट किया गया। और रशियन प्रेसिडेंट को ब्रिक्स समिट के दौरान PM मोदी ने क्या भेंट किया? सोहराई पेंटिंग, ये भी पूछ सकता है। फिर टाटा एडवांस सिस्टम, एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम, ये दोनों मिलकर एक फैसिलिटी लगा रहे हैं। कहाँ पे? वडोदरा, गुजरात में। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों ने मिलकर वडोदरा, गुजरात में किया है एयरबस फैसिलिटी। क्या? किसके लिए? टू मैन्युफैक्चर द एरोप्लेन्स। फिर आयुष्मान वाय वंदना योजना। फिर वाय का मीनिंग होता है ओल्ड एज से रिलेटेड है ये। वाय अगर आता है तो ये इसका मतलब ये ओल्ड एज की बात कर रहा है। फिर फिर अनाउंसमेंट ये 2024-25 में ये हुआ था। और टू प्रोवाइड एनुअल कवरेज अप टू रुपीज 5 लाख टू एवरी सिटीजन ऑफ द एज 70 years एंड अबव। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आयुष्मान वाया वंदना कार्ड। फिर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप, ये किसने लॉन्च किया है? CRS मोबाइल ऐप। सिविल ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है। एक ई गवर्नेंस की फील्ड में एक इंपॉर्टेंट कदम है। तो इससे ये याद रखना है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नेंस एंड सिंप्लीफाई द रजिस्ट्रेशन ऑफ जन्म और मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये ऐप लॉन्च करी है। किसने? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। फिर जस्टिस KS पुट्टास्वामी, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि 2017 में जो पुट्टास्वामी केस हुआ था, राइट टू प्रिवेसी, किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 21 के अंदर में इन्होंने राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट डिक्लेयर किया था 2017 में। प्रिवेसी, इसको इसी को राइट टू प्रिवेसी केस बोला जाता है। फिर भारत जेन इंडिया का पहला गवर्नमेंट एडेड मल्टी मॉडल लार्ज मल्टी मॉडल लैंग्वेज है। ये लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। तो भारत जन है क्या? ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट एडेड AI समझ सकते हैं भारत जन। और लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करने के लिए ये लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसमें किसको दिया गया? नित्या मेनन को दिया गया है। और मानसी पारेख को दिया गया है। फिर बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी, किसके लिए? कंटारा मूवी के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर। और बेस्ट डायरेक्शन सूरज बरजातिया को दिया गया है ऊंचाई फिल्म के लिए। फिर ठीक है, ऊंचाई फिल्म के लिए 70th नेशनल फिल्म अवार्ड। फिर न्यू स्टैच्यू ऑफ गॉडेस, अच्छा जो स्टैच्यू स्टैच्यू लगा रहता था वो कोर्ट्स में, डिफरेंट कोर्ट्स में, उसमें क्या होता था कि एक लेडी रहती थी जिसके आंख पर पट्टी बंधी रहती थी और एक तराजू लेकर रहती थी। तो उसको रिप्लेस कर कर एक नई स्टैच्यू ऑफ गॉडेस ऑफ जस्टिस को इम्प्लीमेंट किया गया है जिसकी आंखें खुली हैं। ठीक है। और वो स्वॉर्ड की जगह उसके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस जो है ब्लाइंड नहीं है, जस्टिस जो है वो देख कर जो है वो जस्टिस करेगा। तो ब्लाइंड फोर्ड को रिमूव कर दिया गया। फिर सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, ये असम अकॉर्ड जो साइन हुआ था, असम अकॉर्ड साइन हुआ था 1985 के दौरान।
ठीक है। उसमें ये इशू निकल के आया था कि जो भी माइग्रेंट्स हैं जो 25 मार्च 1971 के पहले आए हुए हैं असम के अंदर या भारत के अंदर, उनको सिटीजन माना जाएगा। ठीक है। बट 1971 मार्च 25 1971 के बाद जितने लोग आए हैं उनको इलीगल माना जाएगा और उनको सबको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट किया जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 6 है, और ये सिर्फ स्पेसिफिकली असम के लिए ये क्राइटेरिया लागू किया गया है। तो सेक्शन 6 से सिटीजनशिप एक्ट का असम को एक एक्सेप्शन के तौर पे देता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता को इसको बोला है कि ये वैध है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। फिर दाना साइक्लोन कहाँ आया था? बे ऑफ बंगाल में आया था, इसको कतर ने लॉन्च किया है, इससे ज्यादा नहीं। फिर 5 ऐसे स्पोर्ट्स जिनको कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से ड्रॉप ही कर दिया गया, वो है वो, और वो ऑर्गेनाइज कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में ऑर्गेनाइज होगा। और 5 ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें इंडिया बेटर परफॉर्म करता है, जैसे हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, क्रिकेट और शूटिंग, जिसमें इंडिया सबसे ज्यादा मेडल जीता है, उन्हीं को ड्रॉप कर दिया गया है। तो एक इंडिया के पास एक चांस भी है कि इंडिया इससे अपना अनाउंसमेंट, अपना जो पार्टिसिपेशन है उसको वापस ले ले, और ये भी एक मैसेज दे कि अब कॉमनवेल्थ यानी जो कॉलोनियलिज्म का दौर था वो एक समाप्ति के दौर पर है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। और ये कहाँ होगा ये भी पूछ सकता है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ये ग्लासगो में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फिर 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अवार्ड, ये भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज किया गया नवंबर में, जैसा हर साल जानते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज किया जाता है। थीम क्या था? डेवलप्ड इंडिया एट 2047। फिर समर्थ योजना ये टेक्सटाइल सेक्टर की स्कीम है, और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। और इसको टेन्योर को एक्सटेंड किया गया 2 साल के लिए, लेकिन ये नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा कि ये किस सेक्टर की स्कीम है? समर्थ योजना ये टेक्सटाइल सेक्टर की स्कीम है। फिर अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, मिनिमम एज लिमिट फॉर यूजिंग सोशल मीडिया, ये नॉर्वे ने इसको 15 ईयर्स जो है वो लगा दिया है मिनिमम। और ऑस्ट्रेलिया ने भी एक कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने 16 ईयर्स का रखा था एज लिमिट। बट नॉर्वे ने इसको 15 ईयर्स पे सेट किया है कि इतना मिनिमम होना चाहिए सोशल मीडिया यूज करने के लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अच्छा इसका पहले क्या नाम था? मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट डेवलपमेंट। ये पहले पहले नाम था, इसको रीनेम करके अर्जुन अवार्ड नाम किया गया। क्यों? क्योंकि मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसको रिप्लेस करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया है। तो दोनों अवार्ड एक ही नाम से हो, इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट था उसको रीनेम किया गया है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और 2025 का ये अवार्ड किसको दिया गया है? वो मुरलीकांत पेटकर को दिया गया है, जो कि एक पैरा स्विमर है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर नोबेल प्राइज 2024, अच्छा नोबेल प्राइज जैसे हर साल हम जानते हैं कि दिया जाता है, किन फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, जो कि मेडिकल की फील्ड में, फिर लिटरेचर की फील्ड में, फिर पीस और इकोनॉमिक्स की फील्ड में। मैथ्स की फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, लेकिन मैथ्स की फील्ड में एक अलग प्राइज होता है, एबल प्राइज, जिसको जिसको मैथ्स का नोबेल प्राइज कहते हैं, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज अलग से नहीं दिया जाता। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये 6 फील्ड में दिया जाता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन का अगर याद ना रहे, बट लिटरेचर वाला ये जरूर याद रखना है, क्योंकि लिटरेचर ये हांग को दिया गया है, इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए हांग कांग को दिया गया है। पीस वाला जरूर याद रखना है, निहोन निहोन हिंडांक्यो को दिया गया है, जापानीज एंटी न्यूक्लियर वेपन ऑर्गेनाइजेशन के ये एक सदस्य हैं। तो उसकी फील्ड में दिया गया है डिसआर्मामेंट के लिए। और इकोनॉमिक्स का भी याद रखना है। बट छह छह फील्ड के अगर सारे अगर ना याद भी रख पाओ तो भी लिटरेचर और पीस ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। बाकी को एक बार पढ़ लिया जाए कि फिजिक्स में किसको दिया गया है? जॉन हॉपफील्ड और जॉफरी हिंटन को दिया गया है, किसके लिए? मशीन लर्निंग के लिए, बेसिकली एआई को प्रमोट करने के लिए इस फील्ड में दिया गया है। ठीक है। जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफरी हिंटन। फिर केमिस्ट्री में डेविड बेकर, बेकर से याद रख सकते हैं कि बेकर जो है वो बीकर होता था, उसमें केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे, तो डेविड बेकर। फिर जॉन जंपर, और किसके लिए? प्रोटीन स्ट्रक्चर को सिंथेसिस करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए। और मेडिसिन फील्ड में किसको दिया गया है? ये दिया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकोन को दिया गया है माइक्रो आयरनए की डिस्कवरी के लिए। हालांकि ये 3 अगर याद रह जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लिटरेचर एंड पीस ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना है। ठीक है। हांगकांग और निहोन, निहोन हिंदांक्यो ये जापान के हैं, और हांगकांग जो है वो साउथ कोरिया के हैं। सो लिटरेचर एंड पीस प्राइज। फिर अदर इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर क्या क्या हैं जो हैं?
पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर ऑनर दिया गया है। ये कौन से देश का है? ये नाइजीरिया का है। अभी घाना का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है पीएम मोदी को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देसी काऊ को क्वीन मदर डिक्लेयर किया है किसने? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, डिक्लेयर किया है। फिर हार्पुन मिसाइल में दो चीज याद रखनी है कि किस देश की है। पहले यूएसए की है ये, ठीक है। और हार्पुन मिसाइल इन्होंने ताइवान को भेजने के लिए डिस्कशन में है कि ताइवान को भेजा जाए, ताकि जो पॉसिबल इन्वेजन है चाइना का ताइवान पर, उससे डिफेंड करने के लिए ताइवान खुद को कैपेबल हो पाए। फिर पहला खो खो वर्ल्ड कप ये जनवरी में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। इंडिया ने नेपाल को हराया है दोनों मैन और वुमेन कैटेगरी में। तो दोनों मैन और वुमेन दोनों कैटेगरी में इंडिया ही विनर रहा है फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप का। फिर बंजारा हेरिटेज म्यूजियम, ये महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया। बंजारा महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। फिर इसरो का थर्ड लॉन्च पैड वो भी श्रीहरिकोटा में है, जैसे हम जानते हैं। और इसके अलावा एक जगह और लॉन्च पैड तैयार कर रही है इसरो, वो है कुलाशेखरापट्टनम। 1 सेकेंड, पीडीएफ सेव हो रही है। सो इसरो का थर्ड लॉन्च पैड ये है। और इसरो जो है इसके अलावा एक और जगह लॉन्च पैड तैयार कर रही है, वो है कुला कुलाशेखरापट्टनम। ये तमिलनाडु में है। ये यहाँ भी लॉन्च पैड बनाया जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर निक्षय पोषण योजना, अच्छा निक्षय, टीबी को जो है हिंदी में निक्षय बोला जाता है, तो अगर ये आता है निक्षय पोषण योजना, ये किसके लिए है? तो ऑब्वियसली टीबी पेशेंट्स के लिए है, ठीक है। फिर गंगा रामचक और भटूलिया कोल माइंस, ये कहाँ है? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल में। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो गंगा रामचक और भटूलिया कोल माइंस ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रतन टाटा जी की मृत्यु हो गई है। ये इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था 2008 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हरिकेन मिल्टन ये फ्लोरिडा यूएसए में आया है। और ये भी याद रखना है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसको यूएसए में हरिकेन बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में उसको विली विली बोलते हैं। फिर जो जापान साइड है वहाँ वहाँ उसको टाइफून बोलते हैं। फिर इंडिया में जो है ऑब्वियसली चक्रवात या साइक्लोन बोलते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर यूएसए की साइड इसको हरिकेन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, 14th महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल को जो है वो 14th महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया है। महारत्न कंपनी के का स्टेटस पाने की क्राइटेरिया क्या होता है? कि उसका टर्नओवर मिनिमम 25,000 करोड़ इन इंडियन रुपी हो, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो है 5,000 करोड़ होना चाहिए। सो इस क्राइटेरिया को 14 अभी पीएसयूज हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। सो 14th कंपनी कौन सी बनी है? वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी है। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया का रैंक 105 है, जो हर साल चेंज होता रहता है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 का आएगा, उसमें अलग रैंक आएगी, तो इसलिए बट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 अगर पूछ ले तो वो 105 है, जो कि सीरियस कैटेगरी का है। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7th सेशन इंडिया में हेल्ड किया गया। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? वो इंडिया के गुरुग्राम में है। ये फर्स्ट ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। फिर यार्स मिसाइल रशिया का है, रशिया ने लॉन्च किया है यार्स मिसाइल। और इसी से मिलता एक नाम है पार्स 1, ये ईरान ने लॉन्च किया है, ईरान का एक सैटेलाइट है। तो यार्स एक मिसाइल है रशिया का। और उसको याद कैसे रख सकते हैं कि रशिया जो है वो हमारा मित्र मुल्क है, यार है हमारा। तो यार्स मिसाइल वो रशिया का है, और पार्स 1 ये ईरान का सैटेलाइट है। फिर मिसेस विनया किशोर रहताकर ये 9th चेयरपर्सन बनी है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वुमेन की। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन क्या है? 1992 में इसको स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये याद रखना है। और उसके 9th चेयरपर्सन कौन बनी है? मिसेस विनया किशोर रहताकर। फिर बाला देवी जो है ये भारत की पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर जो है जिन्होंने 50 इंटरनेशनल गोल्स किए हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, बाला देवी। फिर इजिप्ट इजिप्ट को जो है अफ्रीका में मलेरिया फ्री फ्री डिक्लेयर किया गया है। अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है, जैसे अल्जीरिया को किया गया है। फिर मॉरिशियस है। फिर एक लेसोथो नाम का देश है जो साउथ अफ्रीका के पास है, वो है, उसको घोषित किया गया। फिर एक केप केप वर्डे
केप वर्डे करके है। और इजिप्ट जो है वो पांचवा ऐसा देश बन गया है अफ्रीका का जिसको मलेरिया फ्री घोषित किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो उसका 69th मेंबर कौन बना है, वो इसराइल बना है। फिर करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर जो भारत और पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है, उसका एक उसमें एक कॉरिडोर है, दो ननकाना साहिब जो गुरुद्वारा है, उसको कनेक्ट करने के लिए उसकी जो वैलिडिटी थी उसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि इस वैलिडिटी को अभी शायद अभी इसकी जो वैलिडिटी है वो अभी संशय में है ड्यू टू ऑपरेशन सिंदूर एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट इसकी वैलिडिटी को किया गया है 5 साल के लिए एक्सटेंड। और करतारपुर है क्या, ननकाना साहिब जो गुरुद्वारा है वो रावी नदी के किनारे पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है वहां पे एक स्थित एक गुरुद्वारा है। फिर फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये किसको दिया गया है, ये श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड श्री श्री रविशंकर। फिर ब्राजील ऑब्वियसली इन्होंने रिजेक्ट कर दिया चाइना का बीआरआई। फिर दादा साहेब बीआरआई रिजेक्ट कर दिया, ब्रिक्स जो नेशन है उनकी आपस में ही नहीं बनती है, ये यूएसए को चुनौती कैसे देंगे। फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है इन द फील्ड ऑफ फिल्म, और वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। फिर थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल जो है वो इंडिया बन गया है, फर्स्ट पे कौन है, अमेरिका एंड ब्राजील। और जो G20 हुआ था भारत में 2023 में, उस दौरान इन तीन देशों ने मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अमेरिका ब्राजील एंड इंडिया ने। और इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इंडिया जो है अभी E20 को मैंडेटरी कर रहा है। मतलब जो पेट्रोल पेट्रोल होगा उसमें 20% इथेनॉल को मिक्स किया जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो एंड इम्पोर्टेंट फॉर नॉट ओनली important in terms of increasing the income of the farmers, but it will also reduce the import expenditure of India. As we know that 80% of the fuel is imported, so this is also important. फिर डॉक्टर पी वेणुगोपाल भारत के पहले हार्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। तो ये पूछ सकता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है वो क्या थे, वो पहले भारत के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन थे। फिर 2028 तक जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना होता था उसके तहत फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई को कैबिनेट ने वापस से मंजूरी दी है, कब तक के लिए, 2028 तक के लिए। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर अभी जैसे हमने देखा कि रतन टाटा की मृत्यु हो गई है, तो न्यूअल टाटा जो है वो टाटा टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने हैं। फिर उमर अब्दुल्ला ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये तो सब जानते ही होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ये 51 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, किसको रिप्लेस करके, डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को रिप्लेस करके। और ये भी रिटायर हो गए हैं। और 52nd कौन बने हैं, BR गवई। फिर हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी। फिर इंडिया टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन, ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। और इसकी ये मैंने फेक इसलिए लिखा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया टर्की ने जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया था बैरक्टर ड्रोन को सप्लाई करके। बट टर्की ये भी भूल गया कि जब टर्की में और सीरिया में भूकंप आया था तो ऑपरेशन दोस्ती के तहत इंडिया ने जो है उसको हेल्प करी थी। बट एनीवे ठीक है। बट इंडिया टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन वो कहाँ लॉन्च किया गया, वो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। और इंडिया का पहला राइटर्स विलेज जिसको लेखक गांव बोला गया है वो कौन सा है, थानो विलेज, कहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में क्या है, लेखक गांव बोलते हैं थानो विलेज, थानो THANO थानो विलेज। ठीक है। फिर UN चीफ एंटोनियो गुटरेस पर सैंक्शन लगाने वाला देश बन गया इजराइल। ठीक है, UN के ही चीफ पर एंटोनियो पर सैंक्शन लगा दिया। फिर भारत का पहला जो इंडिया का कंट्रीज फर्स्ट जिम्नोस्पर्म पार्क वो कहाँ बिल्ड हो रहा है, वो भी उत्तराखंड में बिल्ड हो रहा है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जिसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं आते हैं, सिर्फ सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं वो। सो ये है जिम्नोस्पर्म्स, वो भी कहाँ किया गया, उत्तराखंड में। फिर UAE जो है वो फूड पार्क बनाएगा, कहाँ बनाएगा, अहमदाबाद में बनाएगा UAE फूड पार्क। इंडिया बिकेम थर्ड कंट्री इन द साउथ एशिया टू बी फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक आई डिजीज होती है, उससे इंडिया को प्री डिक्लेयर कर दिया गया है। इंडिया इससे पहले 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर हो चुका है। फिर इंडिया का टारगेट भी था 2025 तक आई थिंक TB फ्री होने का। इंडिया ने अपना सेल्फ टारगेट रखा था 2025 तक का। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर
किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपना सोशल मीडिया को बैन कर दिया है गवर्नमेंट ऑफिस से, वो भी उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है इस मंथ में। सो इसी के साथ जो है अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर भी खत्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सितंबर मंथ, अब इस सीरीज में सिर्फ 3 महीने करंट अफेयर रह गए हैं, सितंबर, देन अगस्त 2024, देन जुलाई 2024। सो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो टिल देन मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू।